हेलो, बीएससी 6 सेमेस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली का डेरिवेशन, उसकी इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इससे पिछली क्लास में डी ब्रॉगली की इक्वेशन हमें क्या बताती है इसको मैंने आपको बताया था। और डी ब्रॉगली की इक्वेशन को मैंने आपको पूरा डिटेल में भी समझाया था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन हमें बताती क्या है। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रहेगा डिराइव डिराइव डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना है और बहुत ही कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन हमें बताती क्या है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज, डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है वो क्या है हम जानते हैं। डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या कहती है कि जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये हम इसको जानते हैं, आप प्लांक कांस्टेंट को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे h इक्वल टू क्या है, हमारा प्लांक कांस्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ये हमारा लैम्डा है। मतलब जब कोई पार्टिकल वेव बन जाता है, जब कोई पार्टिकल को हम बहुत हाई स्पीड में उसका मोशन देखते हैं तो उस पार्टिकल में वेव कैरेक्टर आता है। इसी वेव की जो ये वेवलेंथ है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और p क्या है बच्चों, p इज अ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। p क्या है, पार्टिकल का मोमेंटम है, यानी कि जो पार्टिकल है उसके अंदर कितना मोमेंटम है। भाई पार्टिकल की पहचान ही क्या होती है, मोमेंटम होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो p है हम जानते हैं कि भाई p किसके इक्वल होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के इक्वल होता है। m क्या है, m है उस पार्टिकल का मास, जो पार्टिकल गति कर रहा है उस पार्टिकल का मास है आपका m। और v क्या है, v इज द वेलोसिटी। v क्या है, v उस पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी है। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो ये भी क्या है हमारा, दिस इज ऑल्सो अ डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसको भी क्या कहते हैं हम, डी ब्रॉगली की इक्वेशन कहते हैं। इसको भी हम डी ब्रॉगली की समीकरण कहते हैं। इसी का हमें डेरिवेशन करना है, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो हम इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो इसका डेरिवेशन शुरू करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपने फंडा लगाना है। चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेरिवेशन शुरू करने के लिए आपको सिंपल आइंस्टीन की इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, आइंस्टीन की जो एनर्जी इक्वेशन है, आइंस्टीन की जो एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है, तो एनर्जी इक्वेशन आइंस्टीन की है कि E इक्वल टू क्या होता है, mc²। तो बहुत ही फेमस इक्वेशन है। जो एनर्जी है उसका मास के साथ, मास डिफेक्ट के साथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन है, E इक्वल टू mc²। E इक्वल टू mc², जहां c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जहां पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये भैया प्रकाश की गति है। मास हम जानते हैं ये मास डिफेक्ट्स होता है। ठीक है, कितना मास डिफेक्ट हुआ है उसको यहाँ मास, अभी फिलहाल के लिए हम इसको केवल मास ऑफ पार्टिकल ही लिखेंगे। तो ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई क्या है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी। अब क्या करोगे भाई, अब सिंस हम क्या कर रहे हैं, सिंस वी आर टेकिंग पार्टिकल, सिंस वी आर टेकिंग पार्टिकल, क्योंकि हम पार्टिकल ले रहे हैं इसीलिए देयरफॉर हम c रिप्लेस बाय द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। भैया पार्टिकल जो होता है वो लाइट की स्पीड से थोड़ा चलेगा। पार्टिकल जो है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो या कोई भी पार्टिकल क्यों ना हो, लाइट की स्पीड से थोड़ा चलेगा। इसीलिए लाइट की स्पीड को हमें क्या करना है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से हमें क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे हम c को क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको इक्वेशन 1 मानना है।
और यहाँ मास क्या है, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद नाउ अब आगे करते हैं। नाउ नाउ फ्रॉम फ्रॉम प्लांक थ्योरी, ये जो प्लांक की जो थ्योरी होती है उसको देखेंगे। तो प्लांक की थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी का इक्वेशन तो प्लांक की थ्योरी ने भी दे रखा है भाई। तो एनर्जी का इक्वेशन तो प्लांक की थ्योरी ने भी दे रखा है। तो उसके अनुसार एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एच न्यू। एनर्जी जो है किसी पार्टिकल की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी वेव की, किसी की भी एनर्जी, पार्टिकल की यहाँ पे हम लेंगे, तो एनर्जी जो है वो एच न्यू के इक्वल होती है। जहां पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, जिसको कि मैं आगे बता चुका हूं, इट्स अ प्लांक कांस्टेंट, इसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और हमारा जो न्यू है वो क्या है बच्चों, न्यू हमारा यहाँ पे न्यू बोलते हैं इसको, नया न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या लाइट, या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता हुआ, जब वेव बन जाएगा वो, तो वो इस तरह से किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गई बेटा, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्योंकि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, चाहे एनर्जी किसी भी फॉर्मूले से निकालो, एनर्जी तो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। चाहे आप एम वी स्क्वायर से निकाल लो, चाहे आप एच न्यू से निकाल लो, एनर्जी विल ऑलवेज सेम। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तो जब एनर्जी सेम है तो देयरफॉर कंपेयर करना है इसको। ऑन कंपेयरिंग, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, हम उन इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे। तो हमारा एच न्यू किसके बराबर होगा, एच न्यू किसके बराबर होगा हमारा, एच न्यू किसके बराबर होगा, क्या था, एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एच न्यू यानी कि ये प्लांक से एनर्जी आई या आइंस्टीन से एक एनर्जी आई, बहुत ही सिंपल चल रहा है, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करोगे आप, एच न्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं, नाउ नाउ हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है न्यू लैम्डा के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो कि कोई भी रेडिएशन ले लो, कोई भी रेडिएशन ले लो, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खासकर हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लो जो सन से आ रही है, ठीक है, उनमें जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो वेवलेंथ है, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये होता है लाइट की स्पीड के बराबर। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। और हम लिखते हैं न्यू इक्वल टू, हम यहाँ पे सी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वी अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर रहे हैं। चलो हम यहीं पे लिखते हैं, अभी इसको यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं करते। तो हम न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिखेंगे, तो यहाँ न्यू, इस न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि हम सी को रिप्लेस कर रहे हैं, इस सी को हम क्या कर रहे हैं, लाइट की स्पीड ना मानते हुए पार्टिकल की स्पीड मान रहे हैं, तो इसलिए इसको वी लिख देंगे। जब जब वी लिखूंगा तो कान घुमा दूंगा, और जब न्यू लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे उड़ता हुआ वी लिखूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसा हो गया, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कर लो, दाएं बाएं काट लो भैया, हो गया काम हमारा। तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम एम वी, या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी आ जाएगा अपने आप। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, लो भैया आंसर आ गया। तो यही क्या है, डी ब्रॉगली की हमारी क्या है, दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये डी ब्रॉगली की एक इक्वेशन है। इसको लिखेंगे दिस इज द अबव इक्वेशन, द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है, द अबव इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन है भाई ये, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, डी ब्रॉगली की स्पेलिंग है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली की ये समीकरण है। अब इस इक्वेशन का महत्व क्या है, तो इंपॉर्टेंस क्या है भाई इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का क्या, इस डी ब्रॉगली का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डी ब्रॉगली का इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं कि अगर हमें क्या मालूम हो, अगर हमें इफ वी नो, अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए भैया, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या मालूम हो, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम हो, अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम हो, उसका मास मालूम हो, उसका क्या मालूम हो, मास मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं,
तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेव लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम उसकी वेव लेंथ निकाल सकते हैं, तो हम उसकी वेव लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि हम उसका वेव नेचर कितना है उसको निकाल सकते हैं। तो हम उसकी वेवलेंथ यानी उसका वेव नेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका वेवलेंथ या वेव नेचर निकाल सकते हैं। इसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डी ब्रॉगली का क्या है, महत्व है। तो ये बताता है, डी ब्रॉगली हमें ड्यूल नेचर के बारे में बताता है। डी ब्रॉगली का और महत्व क्या है भाई, इसी में क्या, इसमें भी जोड़ दोगे आप। तो डी ब्रॉगली हमें क्या बताता है, डी ब्रॉगली हमें बताता है, डी ब्रॉगली हमें डी ब्रॉगली हमें क्या बताता है, डी ब्रॉगली हमें हमें पार्टिकल का क्या बताता है, पार्टिकल का वेव नेचर, या वेव और पार्टिकल दोनों नेचर बता रहा है। तो पार्टिकल में वो कौन से नेचर की बात कर रहा है, वेव नेचर बताता है, वेव नेचर बताता है। तो ये ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर दोनों नेचर है, पार्टिकल का नेचर भी है और उसमें वेव नेचर भी है, ऐसा हमें डी ब्रॉगली बताता है। ठीक है, तो ये बात को आपने अच्छे से गांठ बांध लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।